हेलो एवरीवन, मेरा नाम कांजी कोडेचा है। मैं श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरिमना में एज रसायन विज्ञान बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मैंने विज्ञान दिवस पर कुछ बच्चों को मॉडल दिए थे, क्योंकि मैं साइंस का छात्र रहा हूँ और अभी भी साइंस का ही छात्र हूँ और साइंस मेरे दिल में बसी है। इसलिए मैंने अपने निर्देशन में बच्चों को कुछ मॉडल दिए थे और बच्चों ने अपनी मेहनत करके उन मॉडलों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया, बनाया, ठीक है। और वो आगे इन मॉडलों को एक्सप्लेन करने का भी काम करेंगे। और सबसे पहले ज़रूरी बात है कि अपन विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं। विज्ञान दिवस का जो अपन का शुरुआत है वो 1987 में की गई और इसकी शुरुआत अपने भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण की गई। सर सीवी रमन ने क्या किया था, बहुत सारे प्रयोग किए थे रेडिएशन पे या अपन कहें लाइट के ऊपर। और उन्होंने क्या किया, लाइट को एक ऑब्जेक्ट पर या अपन कहें किसी पदार्थ पर इम्पार्ट करवाया, यानी कि उसके ऊपर लाइट को डाला और फिर देखा कि वहाँ से जैसे वो पदार्थ के ऊपर लाइट टकराती है तो टकराने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती है, यानी कि विस्तृत हो जाती है, अपन का फैल जाती है। इस प्रभाव को उन्होंने स्कैटरिंग प्रभाव बोला और उस स्कैटरिंग प्रभाव के कारण उन्हें 3 प्रकार की रेखाएं मिली, स्टॉक, एंटी स्टॉक, ठीक है। और वो रेखाएं वहाँ पे क्या हुई, वहाँ उन रेखाओं की तीव्रताएं अलग अलग मिली और उन्हीं तीव्रताओं का मिलना रमन प्रभाव कहलाता है। रमन प्रभाव की शुरुआत 1900 यानी कि सबसे पहला जो अपना विज्ञान दिवस है भारत में वो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया और इसकी जो शुरुआत है वो 1986 से की गई। इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की जो थीम है वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ठीक है। यानी कि अपन विश्व में विज्ञान के द्वारा किस प्रकार से नए नए सर्जन कर सकते हैं या अपन कहें उस विज्ञान के जो अपने प्रयोग है वहाँ से अपन जो नई चीज़ें बनाते हैं उनका सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि जो विज्ञान होती है यदि अपन उस विज्ञान का सदुपयोग करेंगे, यानी कि उसके आविष्कारों को यदि अपन अच्छी चीज़ों को बनाने में करेंगे तो वहाँ से अपने को जो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लो यदि अपन उन चीज़ों का गलत प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ें बहुत सारी हानिकारक होती है, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान एक अभिशाप भी हो सकता है और एक वरदान भी हो सकता है। एक अभिशाप कब होगा, जब अपन ने कोई भी आविष्कार किसी के यानी कि किसी भी देश के लिए जो विज्ञान होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यदि विज्ञान के आविष्कारों से अपन किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाते हैं या अपन किसी दूसरे इंसान को या अपने किसी दूसरी प्रकृति की किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अपने लिए अभिशाप होती है। लेकिन यदि अपन उनके फ़ायदे के लिए वो चीज़ें करते हैं तो वो एक वरदान साबित होती है, ठीक है। इसी थीम पर हमारे बच्चों ने कुछ मॉडल्स बनाए जिनको आप आगे देख सकते हैं। टेलर, क्लास 11 साइंस PCM। मैं आज पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताना जा रहा हूँ। किसी त्रिभुज की कर्ण, लंब, आधार भुजाओं को ज्ञात करने के लिए मैंने बनाया है। कोई भी त्रिभुज दे रखा हो तो उसमें 2 भुजाएं दे रखी होगी और एक भुजा में ज्ञात करनी होगी। इसमें से कर्ण, ये कर्ण की आधार करेगी और ये लंब और ये आधार। 2 भुजा दे रखी होगी, या लंब या आधार या कर्ण या लंब। इनमें से तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी भुजा। मैंने उदाहरण लिया है 13 स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का 15 स्क्वायर का, तभी AC कर्ण ज्ञात किया जा सकता है। देखो ये आधार की भुजा है और मुझे अब कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण की लंबाई आएगी 18.6 सेंटीमीटर आएगी। हेलो, माय नेम इज द्रौपदी नामा, क्लास 11th साइंस PCB।
द्रौपदी ने बनाया है मानव हृदय का, ठीक है। तो इस मानव हृदय के मॉडल में द्रौपदी ने मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट के रूप में इसको बनाया है। इसमें उन्होंने बताया है कि मानव हृदय के अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक हिस्सा होता है दायां हिस्सा, दूसरा बायां हिस्सा। दाएं हिस्से में 2 पार्ट होते हैं, एक दायां आलिंद, दूसरा दायां निल्य। उसी प्रकार बाएं भाग में होता है बायां आलिंद और बायां निल्य, ठीक है। फिर बायां जो आलिंद है वो जुड़ा होता है महाधमनी से, और इसी प्रकार जो दायां निल्य होता है वो फुफ्फुसीय धमनी से, और उसके बाद दायां जो आलिंद है वो जुड़ा होगा महाशिरा से। और उसी प्रकार यदि अपन बाएं निल्य की बात करें तो वो जुड़ा होगा फुफ्फुसी शिरा से। फिर क्या होगा, यहाँ से इसमें अंगों से जो अशुद्ध रक्त होगा वो हृदय के अंदर आएगा, और हृदय के अंदर आने के बाद वो शुद्ध रूप में आने के बाद यानी कि उसको हृदय शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद उसको क्या करेगा, वहाँ से पेस मेकर की सहायता से भेज देगा किसके पास, अंगों के पास, ठीक है। उसको अपन इस क्रिया विधि से समझ सकते हैं। इसको यहाँ पर जैसे मान लो ये अपना अंग है, और यदि यहाँ से रक्त को अपन भेजते हैं हृदय के अंदर, तो ठीक इस प्रकार से देखो यहाँ से इस नलिका के अंदर गति हो रही है, ठीक ऐसे तुम्हारा अशुद्ध रक्त जाएगा हृदय के अंदर, और वहाँ से हृदय से ये शुद्ध होने के बाद अंगों तक जाएगा। हेलो, मैं कविता क्लास 11 साइंस। मैं फेफड़ों का मॉडल लेके आई हूँ। ठीक है, इन्होंने बनाया मानव रेस्पिरेशन सिस्टम। इसमें इन्होंने फुफ्फुस का मॉडल बनाया। इस फुफ्फुस के मॉडल में इन्होंने बताया है कि यदि अपन श्वास को अंदर लेते हैं तो फुफ्फुस किस प्रकार की क्रिया करते हैं, या श्वास को अपन बाहर फेंकते हैं तो फुफ्फुस किस प्रकार से अपनी रिएक्शन देते हैं। यदि अपन श्वास को अंदर लेते हैं यानी कि अंतःश्वसन करते हैं तो तुम्हारे पास जो फुफ्फुस होगा वो इस प्रकार से फैल जाएगा। जैसे यहाँ पे जो गुब्बारे लगे हुए ये फेफड़ों के रूप में यहाँ पे दर्शाए गए। जैसे अपन यहाँ से श्वसन को अंदर लेते हैं यानी कि अंतःश्वसन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये फेफड़े फैल जाते हैं, और जब अपन श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं या अपन क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये। मैं अनिता कुमारी क्लास 11 साइंस। मैंने और मेरी फ्रेंड परमिला ने मिलकर मानव पूरे शरीर के बारे में चार्ट बनाया है। ये मानव की बाहरी संरचना, यहाँ पर मसल्स होते हैं, नीचे होते हैं इसके आंतरिक संरचना, ये यहाँ पर ये मांसपेशियाँ होती है मानव शरीर के आंतरिक संरचना में। इसके नीचे नसें आती है, धमनी व सिरा। यहाँ पर हार्ट होता है, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। फिर इसके नीचे मानव के तंत्र आते हैं, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में ऊपर पसलियाँ होती है, पसलियों के नीचे फेफड़ों की बाहरी संरचना होती है, बाहरी संरचना के नीचे फेफड़ों की आंतरिक संरचनाएं होती है। यहाँ पर वायु कुपिकाएँ पाई जाती है और फेफड़े होते हैं, ये फेफड़ों की आंतरिक संरचना होती है। इसके नीचे हार्ट होता है, ये हार्ट की बाहरी संरचना हृदय की, ये आंतरिक संरचना होती है हृदय की, जहाँ पर दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां निल्य और बायां निल्य होता है। यहाँ पर ये उत्सर्जन पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के नीचे उत्सर्जन तंत्र होता है। ये किडनी होती है, इनकी ये बाहरी संरचनाएं और ये इनकी आंतरिक संरचनाएं। यहाँ से किडनी से शुद्ध यहाँ पर रक्त आता है, किडनी में रक्त का शनन होता है, वो रक्त शुद्ध होता है। फिर यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ से मूत्राशय में आ जाता है, मूत्राशय से फिर वो सर्जित कर दिया जाता है। यहाँ पर ये मानव का मस्तिष्क होता है, इसके नीचे ये मानव की आंतरिक संरचना होती है। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ सुशीला। मैं आपके सामने एक मॉडल बनाकर लाई हूँ जो साधारण आसन विधि का है। साधारण आसन में क्या किया जाता है, 2 द्रवों को जिनके क्वथनांक अलग अलग हो उन द्रवों का अपन शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जो द्रव जिनका अपन को अलग करना है, जिनको अपन द्रवों को अलग अलग करना है, उन द्रवों को एक राउंड फ्लास्क के अंदर भर देते हैं, जिसको अपन ने यहाँ पे मॉडल में उस राउंड फ्लास्क को ऐसे बनाया। ठीक है, इस राउंड फ्लास्क के अंदर उन दोनों द्रवों को भरने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, फिर बर्नर की सहायता से उस राउंड फ्लास्क को गर्म करते हैं। फिर गर्म करने के बाद क्या होगा, ये जो द्रव भरा हुआ है ना, ये राउंड फ्लास्क ये गर्म होगा, और गर्म होने के पश्चात इनमें से जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वो द्रव क्या होगा, पहले उबलने लगेगा और उबल के वो गैस के रूप में आ जाएगा। और वो गैस के रूप में आने के बाद इस नलिका के द्वारा अपन क्या करेंगे, उसको दूसरे फ्लास्क के अंदर
कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसी बीच अपने पास जो नलिका, जहाँ से अपने पास गैस रूप में आपका लिक्विड आ रहा है या फिर जो आपका द्रव जिसको आप शुद्ध करना चाहते हो वो आ रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे अपन लगाएंगे कंडेंसेसर, संघनित्र। ये संघनित्र क्या करेगा, जो आपकी गैस गर्म है उस गर्म गैस को ठंडा करने में काम आता है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने दोनों आपके लिक्विडों को जब गर्म कर रहे थे अपन, तो जिनका क्वथनांक ज़्यादा था, सॉरी जिनका क्वथनांक कम था, वो क्वथनांक कम वाला द्रव क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गैस रूप में आ जाएगा। वो गैस रूप में आने के बाद जैसे इस नलिका में आता है, तो यहाँ पे नलिका के अंदर अपन क्या करते हैं, ठंडे पानी की बौछारें डालते। ये ठंडे पानी की बौछारें उस गैस को ठंडा कर देती है, और जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अपन क्या कर देते हैं, उसको अगले या अपन के दूसरे फ्लास्क में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी कलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन जो आपका जिसका क्वथनांक ज़्यादा था वो तो इसी के अंदर रह गया, और जिसका क्वथनांक कम था वो आपके दूसरे फ्लास्क के अंदर आ गया। यानी कि दोनों द्रवों को अपन ने अलग अलग कर दिया। ये विधि कहलाती है आसवन विधि। थैंक यू। मैं ऋतिक देव, क्लास 11th बायो। मैं आपके सामने आज मानव उत्सर्जन तंत्र का मॉडल प्रस्तुत करता हूँ। मानव उत्सर्जन मॉडल में जब अशुद्ध रक्त और अशुद्धियाँ किडनी के अंदर प्रवेश करती है तो किडनी द्वारा उसका अवशोषण कर दिया जाता है और फिर उसको शुद्ध कर दिया जाता है। उसमें शुद्ध रक्त शरीर के अंदर वापस जाता है, और फिर जो अशुद्धियाँ होती है वो मूत्र नलिकाओं द्वारा मूत्राशय के अंदर आती है, और मूत्राशय द्वारा को भरने के बाद उसको बाहर त्याग दिया जाता है। जिस प्रकार यहाँ से ये आ रहा है, अशुद्धियाँ आ रही है, और किडनी के अंदर इसको अवशोषण करके और उसको छान कर जो अशुद्धियाँ हैं उनको मूत्र नलिकाओं द्वारा यहाँ से मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। हेलो, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं क्लास 11th साइंस मैथ में तो मैंने एक मॉडल बनाया है जिसे आसवन विधि कहा जाता है। जब हम किसी दो द्रवों को गर्म करते हैं तो जिसका क्वथनांक कम होता है वो जल ऊपर उठ जाता है, जिसकी शायद ऊपर उठने पर वो वाष्प नली में चली जाती है, और संघनित्र की सहायता से इसे ठंडा करके अन्य एक पात्र में ले लिया जाता है। फिर पात्र पीछे जो पेट्रोलियम पदार्थ बचता है उसे तौल कर अलग कर लिया जाता है। धन्यवाद। माय नेम हितेश, क्लास 11th साइंस। मैं आपके सामने आज हाइड्रोलिक लिफ्ट का मॉडल तैयार किया है, जिससे इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में द्रव भरा रहता है, जो कि ये द्रव भारी से भारी वस्तु को उठाने के लिए भी पर्याप्त होता है। जैसे कि इसको द्रव को अंदर प्रेशर लगाया जाता है, जिस प्रकार इसको बल लगाकर हिलाया जाता है तो ये ऊपर उठ जाता है, और जब इसके अंदर प्रेशर लगता है तो ये नीचे या ऊपर उठ सकते हैं। ये सिद्धांत पास्कल के नियम पर आधारित है, जो कि पास्कल का नियम कहता है कि जब हम किसी पदार्थ में द्रव भरते हैं तो वो द्रव उसके अंदर के पदार्थ पर समान रूप से दाब लगाता है, जिससे कि वो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित या फैल जाता है, जिस प्रकार की इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में फैल रहा है, जिससे कि इसको बहुत कम ही बल से खींचा जा रहा है तो ये दाब ऊपर उठ जाता है। मैं भावना, क्लास 11th PCM। मैंने डेरिवेटिव फार्मूले का मॉडल बनाया है। डेरिवेटिव मतलब अवकलन। अवकलन यानी कि एक चर राशि का किसी दूसरी चर राशि के साथ संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं, तथा इस विधि को प्राप्त करने की दर को अवकलज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है d/dx x की पावर n का अवकलन होता है nx x की पावर n-1। और ऐसे ही आगे मैंने बहुत सारे मॉडल है, इसमें मैंने बनाया है d/dx x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n-1। ऐसे ही आगे e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। फिर log x का अवकलन होता है 1/x। फिर sin x का अवकलन होता है cos x का अवकलन होता है -sin x। tan x का अवकलन होता है sec²x। सो ये एक वर्किंग मॉडल है, इसको बनाना बहुत सिंपल है। धन्यवाद। हेलो, माय नेम इज़ कृतिका, क्लास 11th PCM। मैंने स्क्वायर मशीन बनाई है जिसमें एक का स्क्वायर 1 होता है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि एक का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 है। ऐसे मैंने 12 तक बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, और ये है 12 तक है।
12 के स्क्वायर 144 है। तो इस प्रकार मैंने बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका और ये मेरी फ्रेंड प्रीति है। हम दोनों ने मिलकर एक पवन चक्की का प्रोजेक्ट बनाया है। पवन चक्की के कार्य करने का सिद्धांत पवन ऊर्जा पर आधारित है। इसके ब्लेडों को इस प्रकार बनाया जाता है कि ये पवन से टकराने के बाद में इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और पवन चक्की की ऊर्जा को विद्युत तथा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसमें एक 9 वोल्ट की मोटर लगी हुई है तथा इसके अंदर एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। जो बैटरी इस विद्युत परिवर्तन में जुड़कर इस मोटर को विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे ये पंखा चलता है। और इसमें हमने एक लाइट कनेक्ट की है जो इस घर को रोशनी प्रदान करता है। धन्यवाद।